भारतीय पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि ये उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। जिन बच्चों के पास ये बुक्स हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किस तरह कंसिस्टेंसी के साथ इसको पढ़ें, कैसे इसके टॉपिक को समझें, तो उन लोगों के लिए चीज़ें आसान करते हुए मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो अभी तक का मैंने 4 वीडियोज़ आप लोगों के संग शेयर करे हैं। उसमें हम लोग करीब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था उत्तराखंड एक परिचय, तो उसमें हमने अमुक मूर्ति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, चत्रेश्वर प्रकार हमने ये सब पढ़ लिया है। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय ये भी हम पढ़ चुके हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईस्वी से लेकर 1050 तक ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम पहुँचे यहाँ पे जहाँ पे कुमाऊँ और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। तो हमने कुमाऊँ के नाम की उत्पत्ति के बारे में हमने थोड़ा जाना है। अब हम गढ़वाल के नाम की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के संग, तो आप अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कर लीजिएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है इस वक्त, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस बुक से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 4th क्लास में हम लोगों ने कुमाऊँ और गढ़वाल नाम की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कुमाऊँ के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो 1 2 3 4 वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ, तो उनको आप देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कृतपुर और कार्तिकेयपुर, ठीक है। यद्यपि पुराणों में वर्णित कुर्म अवतार के कारण इस अंचल का नाम कुमाऊँ पड़ा या कुर्मांचल कहा गया, किंतु अर्वाचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा प्राचीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कुर्मांचल या कुमाऊँ दोनों शब्द बहुत बाद के हैं, ठीक है। इसमें ये पुराण और अर्वाचीन का हम पहले समझ लेते हैं कि पुराण का क्या अर्थ होता है और अर्वाचीन का क्या अर्थ होता है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। पुराण जो होते हैं वो बहुत पुराने समय में लिखे जाते थे। जैसे प्राचीन समय में जो भी ग्रंथ वगैरह, कथा वगैरह जो लिखी जाती थी तो रची जाती थी, तो उसे हम पुराण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो 18 पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, भागवत पुराण है, तो ये सब हमारे पुराणों में आते हैं, ठीक है। ये बहुत प्राचीन समय में इनकी रचना हुई है। और अर्वाचीन क्या होते हैं, जो आधुनिक काल में जो लिखे जाते हैं उनको अर्वाचीन कहा जाता है। या फिर आसान अगर शब्दों में अगर आप समझोगे तो अर्वाचीन का अर्थ है आधुनिक और नया, और शिलालेख का अर्थ है जो पत्थर पे खुदा हुआ लेख होता है, ठीक है। तो अगर आप आसान शब्दों में अगर आप समझेंगे इसे, या फिर आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अर्वाचीन शिलालेख वे अभिलेख हैं जो प्राचीन काल में या प्राचीन काल के बाद मध्य काल में या आधुनिक काल में पत्थरों और मंदिरों और स्तंभों आदि पर लिखे जाते थे, तो उन्हें अर्वाचीन शिलालेख ताम्रपत्र में गिना जाता है, ठीक है। तो पुराणों में तो हमें ये जानकारी मिलती है कि कुर्मू जो अवतार है वो भगवान विष्णु जी का एक अवतार है, और जिन्होंने कुमाऊँ के एक कानदेव नामक पहाड़ी पर उन्होंने 3000 सालों तक का तपस्या की थी, और जिसके कारण यहाँ का नाम कुर्मांचल हुआ, ठीक है, कुर्मांचल हुआ। और फिर उसके बाद स्थानीय बोलचाल के हिसाब से इसका नाम पहले कुर्मू हुआ, कुर्मू से कुमू हो गया, फिर मुस्लिम्स लोग यहाँ पे को आए तो मुस्लिम्स ने इसको कुमायूं कहा, वहाँ से फिर कुमाऊं हो गया, तो इतना हम लोगों ने जान लिया था। लेकिन जो अर्वाचीन शिलालेख हैं वो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुमाऊं या कुर्मांचल शब्द है वो बहुत बाद में आया। सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग स्थित प्रसिद्धि लेख में इस प्रांत को कार्तिकेयपुर कहा गया है। सम्राट समुद्रगुप्त, इस नाम से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। ये समुद्रगुप्त हमारे गुप्त वंश के संस्थापक रह चुके हैं, और इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो इनकी प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन जी ने लिखी है, ठीक है। तो जो ये प्रयाग में स्थित जो प्रशस्ति लेख मिला है, तो उसमें इस प्रांत को कुर्मांचल या कुमाऊं नहीं कहा गया है, बल्कि कार्तिकेयपुर ही कहा गया है, ठीक है। यही इसमें बताया जा रहा है कि कुर्मांचल नाम जो ये है, ये पुराणों में इसको कुर्मांचल नाम पड़ा होगा, लेकिन इसका शिलालेखों में कार्तिकेयपुर ही नाम बताया गया है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तालेश्वर में उपलब्ध 5वीं और 6ठी शताब्दी के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुर दोनों नामों का उल्लेख हुआ है। तालेश्वर कहाँ है? तालेश्वर आपका बागेश्वर में है, ठीक है, जहाँ पे को कई ताम्रपत्र की खोज की गई है। तो 5वीं 6ठी शताब्दी में जो वहाँ से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे को कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर नाम से उल्लेख हुआ है। आप चाहे तो इसको अंडरलाइन करके इसको नोट भी कर सकते हैं कि
तालेश्वर से ताम्रपत्र कौन सी शताब्दी में प्राप्त हुए हैं? 5वीं या 6ठी शताब्दी में। तो ये आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर नाम से कौन से कहाँ से कहाँ पे इसका नाम का उल्लेख मिलता है कि कहाँ पर से? तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुत्र इसे ब्रह्मपुर इसे कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पांडुकेश्वर तथा ताम्रपत्रों में केवल कार्तिकेयपुर शब्द आया है। प्रसिद्ध पांडुकेश्वर कौन सा स्थान है? ये उत्तराखंड के चमोली में पड़ता है। आप लोग इसे लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि पांडुकेश्वर कहाँ स्थित है, तो वो आपको कुछ नाम लिख के दे देंगे, तो उसमें से आपको छांटना होगा कि कहाँ कहाँ पड़ता है। पांडुकेश्वर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर को पड़ता है? जहाँ पे ये बद्रीनाथ जाने वाला जो रास्ता है ना, वहाँ पे पड़ता है पांडुकेश्वर। यहाँ योग ध्यान बद्री मंदिर पड़ता है, और यहाँ पर पंचबद्री की वजह से भी जाना जाता है। और इसकी एक खास बात और है पांडुकेश्वर की, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि यहाँ पे पांडवों के जो पिता थे पांडु, तो उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, आप इसका एक्स्ट्रा पॉइंट बना के इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो प्रसिद्ध पांडुकेश्वर वाले ताम्रपत्र, जो वहाँ से ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ कार्तिकेयपुर नाम मिला है कुर्मांचल का। ठीक है, कुर्मांचल को पहले कार्तिकेयपुर के नाम से ही जाना जाता था, ऐसा ताम्रपत्र और शिलालेख में बताया गया है। किंतु चीनी यात्री हिंसंग ने इसे ब्रह्मपुर शब्द से संबोधित किया है। जो चीनी यात्री हिंसंग जो यहाँ पर आया हुआ था, तो उसने क्या बोला है? इसको ब्रह्मपुर बोला है। ठीक है, क्योंकि देखिए चीनी यात्री हिंसंग कब आया था यहाँ पे? 624 में आया था। ठीक है, और इसका ब्रह्मपुर का जो पतन कब हुआ था? 675 के आसपास हुआ था। 675 के आसपास ब्रह्मपुर राज्य का पतन हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब चीनी यात्री यहाँ पे को आए हुए थे हिंसंग, तो उस समय इसको ब्रह्मपुर नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, डॉक्टर A.B.L. अवस्थी ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन स्कंद पुराण भाग 1 में लिखा है कि गढ़वाल एवं कुमाऊं को ही सम्मिलित रूप से ब्रह्मपुर पुकारा जाता था। देखिए, सबसे पहले आपको नोट क्या करना है? स्टडीज इन स्कंद पुराण। ठीक है, तो स्टडीज इन भाग 1 भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे ये अलग अलग भाग में आई है इनकी बुक। तो स्टडीज, क्वेश्चन ये आएगा कि स्टडीज इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? तो आपको लिखना है डॉक्टर अवस्थी की, डॉक्टर A.B.L. अवस्थी जी की। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा है अपनी बुक में कि गढ़वाल एवं कुमाऊं को सम्मिलित रूप से ब्रह्मपुर कहा गया। सम्मिलित रूप से कुमाऊं और गढ़वाल को ब्रह्मपुर किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर A.B.L. अवस्थी जी ने कहा है। तो ये भी आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कभी भी ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जिस स्त्री राज्य का वर्णन हिंसंग ने किया है, श्री अवस्थी उस प्रथा का प्रचलन क्षेत्र ब्रह्मपुर के उत्तर में मानते हैं। हिंसंग जब यहाँ आए हुए थे, तो उनको एक राज्य ऐसा ही मिला था जहाँ स्त्री राज्य था। स्त्री राज्य का मतलब आप नाम से पहचान सकते हैं, जहाँ पे को महिलाएं शासन करती थी। इसके एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण मिले नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंसंग ने अपनी जो बुक है उसमें ही हिंसंग ने ही लिखा है सिर्फ। और जो ये राज्य है स्त्री राज्य, वो कहाँ पर को बताया है अवस्थी जी ने? ब्रह्मपुर के उत्तर में मानते हैं। ठीक है, तो स्त्री राज्य मतलब जहाँ पे महिलाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन इसके कहीं और से कोई और प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी मिली नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर D.C. सरकार स्त्री राज्य का प्रचलन क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल को मानते हैं। और जो डॉक्टर D.C. सरकार हैं, वो क्या मानते हैं कि स्त्री राज्य का जो प्रचलन था वो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में था ऐसा। ठीक है, पर इसके अभी तक हमको बहुत ज़्यादा लिखित प्रमाण या ऐसा कुछ ज़्यादा जानकारी इसकी प्राप्त है नहीं। संभवतः हिंसंग द्वारा वर्णित स्त्री राज्य गढ़वाल में रहा होगा, जो कि राजा सोनपाल के राज्यकाल तक प्रचलित रहा होगा। सिर्फ एक मतलब उनके बुक के अनुसार उन्होंने जो वर्णन उसने किया है, उसके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि सोनपाल के राज्यकाल तक रहा होगा। सोनपाल कालीन ऐतिहासिक स्रोत तो नहीं के बराबर ही उपलब्ध हैं, किंतु जब से परमारों का आविर्भाव 688 ईस्वी से गढ़वाल की श्यामल धरा पर हुआ, ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि गढ़वाल में सोनपाल नामक एक शासक शासन करते थे। ठीक है, तो उसके बाद जब तक सोनपाल थे, उसके बाद जब परमार यहाँ पर को आए, तो परमारों ने मतलब क्या कर दिया? गढ़वाल का में काफ़ी बदलाव करे। जब परमार आए, तो परमार आए कैसे? श्यामल धरा से क्या अर्थ है? जो धरती हरी भरी और जहाँ बहुत हरियाली वगैरह रहती है, उस जगह को श्यामल धरा कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जब परमार यहाँ पर आए, तो वहाँ पर से ऐतिहासिक स्रोत हमको उपलब्ध होने लगे। उन्होंने लिखवाए होंगे, पहले नहीं लिखवाए जाते थे इस तरीके से। कोई भी मतलब इतिहास कोई भी राजा नहीं लिखवाता था। तो जब से परमार आए, और परमार कहाँ से आए थे? परमार उत्तराखंड से नहीं थे, परमार किसी दूसरे प्रांत से हमारे उत्तराखंड में आए हुए थे। आगे जानते हैं। गौरवशाली परमार वंश की ऊषा किरण राजा कनकपाल के रूप में प्रस्फुटित हुई।
मैंने आपको बताया ना कि परमार वंश जो है वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से आए हैं। ठीक है, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यह राजा सोनपाल का घर जमाई बना। ठीक है, जो कि गढ़वाल का निवासी नहीं था बल्कि प्रवासी था। प्रवासी यानी कि दूसरे प्रांत से आया हुआ था। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कनकपाल की बात हो रही है। आप चाहे तो इसको वो कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक कौन माना जाएगा? कनकपाल माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से फिर पढ़ती हूँ। गौरवशाली परमार वंश की ऊषा किरण राजा कनकपाल के रूप में प्रस्फुटित हुई, यानी कि परमार वंश का संस्थापक राजा कनकपाल है। यह राजा सोनपाल का घर जमाई बना, जो कि गढ़वाल का निवासी था, बल्कि गढ़वाल का निवासी नहीं था बल्कि प्रवासी था। यह संभव है कि सोनपाल का कोई पुत्र ना होगा, और ऐसी स्थिति में यदि उसे दत्तक पुत्र की आकांक्षा होती तो सर्वाधिक योग्य कनकपाल ही होता। इसके विरुद्ध सोनपाल ने कनकपाल को घर जमाई बनाकर उसकी पुत्री के हाथों में सत्ता सौंपकर अपने पूर्वजों द्वारा प्रचलित एवं आरोपित प्रथा को बरकरार रखा। राजा कनकपाल के बाद गढ़वाल में यह प्रथा तिरोहित हो गई थी। देखिए, अब इसे समझते हैं। कनकपाल कहाँ से आए? कनकपाल आए थे आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास वाले एरिया से आए हुए थे कनकपाल। उत्तराखंड आए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते थे। तो राजा कनकपाल भी आए हुए थे, और किसी वजह से, मौसम खराब होने की वजह से या किसी वजह से रास्ता भटक गए, और उन्होंने सामने देखा कि सोनपाल जी का महल है, तो वो उस महल में उन्होंने प्रवेश किया। जब सोनपाल जी से मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने क्योंकि उनको एक पुत्र की इच्छा थी, क्योंकि उनकी पुत्री थी और उनका पुत्र नहीं था, तो उनको हमेशा ही चिंता सताती रहती थी कि मेरे राज्य को आगे कौन चलाएगा और कौन देख रेख करेगा मेरे राज्य की। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कनकपाल को मैं अपनी बेटी की शादी कनकपाल से करा लेता हूँ। तो उन्होंने बात करी और कनकपाल की शादी अपनी बेटी के संग करा दिया। उसके बाद सारा राजपाट उनको दे दिया। कहा जाता है कि दहेज के रूप में उन्हें दे दिया था। फिर उसके बाद कनकपाल यहीं बसे और उन्होंने ही परमार वंश की स्थापना यहाँ पर करी। तो घर जमाई बनकर उन्होंने उस प्रथा को, मतलब वहाँ पे जो ये उनके राज्य से जुड़ी हुई जो भी प्रथाएं थी, जो भी चल रहा था वहाँ पर को, तो उसको बहुत अच्छे से चलाया उन्होंने। उसके बाद जो भी था ये मतलब घर जमाई बनने की जो प्रथा थी, फिर वो दोबारा से नहीं हुई वहाँ पर को। सिर्फ कनकपाल ही एक ऐसे थे जो बाहर देश से यहाँ आकर बसे हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं। गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ से इतना ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम गढ़वाल नाम की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे। गढ़वाल शब्द परमारों की देन है। ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि परमार यहाँ पे पहले कैसे आए। ठीक है, जो परमार है वो कहाँ से आए थे? राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र से यहाँ पे आए हुए थे, और कनकपाल की शादी यहाँ हो गई थी, तो इस वजह से वो यहीं रहने लगे। तो अब गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति किससे? परमारों की देन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो आपको ये पूरा क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है आपको। ठीक है, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति या फिर गढ़वाल शब्द किसकी देन है? परमारों की देन है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में परमार वंश के ही एक दैदीप्यमान नक्षत्र राजा अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त इस अंचल को एक सूत्र में पिरो दिया और स्वयं उस राज्य का एक छत्र स्वामी अर्थात गढ़वाला बना, जिसका राज्य कहलाया गढ़वाल। जब कनकपाल और सोनपाल के बाद कई जो पीढ़ियां आई, तो उसमें किसी ने भी इतिहास को लिखवाया नहीं। उसके बाद जब 14वीं शताब्दी में कौन आए? राजा अजयपाल जब आए, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो गढ़वाल था वो 52 छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। ठीक है, कितने गढ़ थे कुल मिलाकर? 52 छोटे छोटे गढ़ थे। उन गढ़ों को क्या करा? जो अलग अलग थे उनको एक सूत्र में पिरो दिया। कैसे पिरोया होगा? या तो वहाँ पे युद्ध करा होगा, या फिर वहाँ पे जाकर उन राजाओं से, उन गढ़ के जो राजा होंगे उनसे क्या करा? उनसे बातचीत करके उनको अपने उसमें मिला लिया होगा। तो ऐसे करके उन लोगों ने क्या किया कि 52 छोटे छोटे गढ़ों को एक सूत्र में पिरो दिया, एक कर दिया। कहा ही जाता है कि हर गढ़ पे उन्होंने युद्ध किया था, तो और युद्ध में जीत हासिल करने के बाद उन गढ़ों को अपने नाम कर लिया था। तो ऐसे करके उन्होंने पूरे 52 गढ़ों को अपने एक गढ़ बना लिया। तो इस वजह से उनको एक छत्र स्वामी कहने लगे, या फिर गढ़वाला कहने लगे। ठीक है, इस वजह से जब उन्होंने 52 छोटे छोटे गढ़ों को एक गढ़ कर दिया, तो उनको क्या कहा जाने लगा? गढ़वाला कहा जाने लगा, और इसी वजह से यहाँ का नाम क्या पड़ गया? गढ़वाल पड़ गया। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबरार कहते हैं कि गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इस स्थल के प्रसिद्ध चित्रकार श्री मौलाराम ने किया था। ठीक है, मौलाराम कौन है? एक प्रसिद्ध गढ़वाल के एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं, और ये एक इतिहासकार भी हैं, और एक प्रसिद्ध कवि भी हैं। ठीक है, तो वे अक्सर इतिहास वगैरह और कविता वगैरह लिखते थे। तो उन्होंने गढ़वाल शब्द के नाम सर्वप्रथम उनके जरिए सामने पे आया था। ठीक है, श्री मुकुंदी लाल सन 1743 तक
सन 1833 तक श्री मौलाराम का काल मानते हैं। ठीक है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़वाल शब्द का उदय श्री मौलाराम से पूर्व हो चुका था। मौलाराम ने भी अपने जो भी उन्होंने रचनाएं करी थी या जो भी उन्होंने किताब वगैरह या इतिहास वगैरह लिखा था उसमें भी गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन कौन कह रहे हैं, मुकुंदी लाल कह रहे हैं कि इससे भी पहले गढ़वाल शब्द आ चुका था। गढ़वाल शब्द का नाम पहले ही प्रकाश में आ चुका था, क्योंकि हिंदी जगत के विख्यात कवि भूषण उन्होंने क्या किया था, राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में जो यशोगान किया उसमें गढ़वाल शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है। कवि भूषण कौन है, एक प्रसिद्ध लेखक है, कवि हैं। ठीक है, तो ये अक्सर किस तरह की उत्साह वीर रस के ये कवि माने जाते हैं और उत्साह और वीर से संबंधित ये कविताएं लिखते हैं। तो इन्होंने राजा फतेह शाह के इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे थोड़ी और डिटेल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक माने जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे नीचे दिया गया है, हम यहाँ पे समझेंगे इनके बारे में। तो कवि भूषण ने इनके बारे में एक यशोगान लिखा हुआ था, तो उसमें गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है सबसे पहले, मतलब मौलाराम से पहले मानी जाती है। तो यहाँ पर को ये शब्द दिया गया है, मैं इसे पढ़ देती हूँ, ऐसे थोड़ा आप लोगों को इसका अर्थ समझा देती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, लोक ध्रुव लोक होते ऊपर रहेगो भारी, भानो ते प्रमाणी को निधान आनी आने को। इसका क्या अर्थ हुआ, यह राज्य और अन्य लोगों से भी श्रेष्ठ और महान होगा। ऊपर रहेगा भारी यानी कि श्रेष्ठ रहेगा और महान रहेगा यह राज्य। ठीक है, किस राज्य की बात हो रही है, गढ़वाल राज्य की बात हो रही है। तो ये कवि भूषण राजा फतेह शाह के बारे में लिख रहे हैं, इनके बारे में लिख रहे हैं कि इनके आने से कि इस राज्य का कैसे उद्धार होगा, क्या होगा इनके आने के बाद, तो वो सब लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहा उन्होंने, यह राज्य जो है ये अन्य लोगों से श्रेष्ठ रहेगा और महान रहेगा। भानुते प्रमाणी को निधान आने आने को, इसका अर्थ है सूर्य के समान तेजस्वी और प्रमाण, प्रमाण यानी कि सत्य और ज्ञान का भंडार लेकर आएगा। क्या करेगा, सूर्य की तरह तेजस्वी होगा और सत्य और ज्ञान का भंडार लेकर आएगा। ठीक है, सरिता सरिस सुर सरिते करेगो साही, हरिते अधिक अधिपति ताही मानेगो। इसका क्या अर्थ है, ये जो राजा है, किसकी बात हो रही है, राजा फतेह शाह की बात हो रही है। ये जो राजा है ये क्या करेगा, सरिस यानी कि नदियों की तरह, सरिता यानी कि नदी, नदियों की तरह बहकर, नदी की तरह बहकर सबका पालन पोषण करेगा और देवताओं की तरह श्रेष्ठ होगा। ठीक है, देवता की तरह श्रेष्ठ कार्य करेगा। हरि ते अधिक अधिपति ताही मानेगो। हरि कौन है, हरि भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है, उसे भगवान विष्णु से भी बढ़कर शासक माना जाएगा। हरि ते अधिक अधिपति, भगवान विष्णु से भी ज़्यादा बढ़कर उन्हें क्या माना जाएगा, शासक माना जाएगा। भगवान विष्णु से भी बढ़कर शासक माना जाएगा। अरथ पराधर लौ गिनती गनेगो गुनी, बदले प्रमाण सो प्रमाण कछु जानेगो। इसका क्या अर्थ होगा, उसके गुण इतने अधिक होंगे कि उन्हें अनगिनत समय तक गिना जाएगा। गनेगो गुनी, उसके गुण इतने अधिक होंगे कि उसे अनगिनत समय तक गिना जाएगा। और उसकी विद्वान लोग जो होंगे उसके गुणों का पूरा वर्णन या माप भी नहीं कर पाएंगे। जो विद्वान लोग होंगे उसके गुणों का अच्छे से मतलब पूर्ण वर्णन भी नहीं कर पाएंगे और माप भी नहीं कर पाएंगे। उसकी वो इतना श्रेष्ठ होगा। सुयसते भली मुख भूषण भाने गो बाणी, गरवार राज्य पर राज जो बखाने गो। उसकी वाणी देवताओं के राजाओं से भी श्रेष्ठ और सुशोभित होगी। और ये सब किसके लिए कहा गया, ये सब गुण उस राजा के हैं जो गढ़वाल पर राज्य करेगा। तो ये इसका पूरा अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, इस पंक्ति में क्या बताया गया कि गढ़वाल के राजा की महानता, शक्ति और गुण और यश का वर्णन किया गया है। कौन है राजा, राजा फतेह शाह है। और कौन कर रहे हैं उनका यशोगान, कवि भूषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी जो पंक्तियाँ हैं उसमें गढ़वाल शब्द पहले आया है। मौलाराम से भी पहले आया है। जैसा मौलाराम ने कोई कविता लिखी होगी तो उसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन मुकुंदी लाल ऐसा मानते हैं कि कवि भूषण ने पहले गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ठाकुर सूरबेसी पुराना दरबार तेरी संग्रह में एक ताम्रपत्र संवत 1757 अर्थात 1700 ईस्वी का इस प्रकार है, जिसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें आगे एक यहाँ पर भी गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है श्री बद्रीनाथ जी की जयंती, उस दिन इस लेख को लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में है तो इसको हम समझ लेते हैं। ये 1757 का लिखा हुआ है। फाल्गुन का महीना है और एक गते है और मंगलवार का दिन है। मतलब आप लोग जब भी कभी मंदिर वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पर को जैसे बाहर से जो शिलालेख वगैरह लगे रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना शिलालेख में कि किसने कितना दान दिया है, इस मंदिर का निर्माण करने में किस किस का योगदान है और किसने कितना चढ़ावा चढ़ाया है और क्या क्या कार्य इस मंदिर के लिए
किए हैं। तो इसी तरह का एक लेख यहाँ पर को लिखा हुआ है। तो उसमें ये दिया गया है यहाँ पर को, देखिए राजराजेश्वरी जी को, राजराजेश्वरी देवी है तो उनको भोग के लिए वहाँ जो गाँव में लोग रहते हैं उन लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जो दान दिया है उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। या तो आप कह लीजिए एक लेख है, ये दान पत्र है, ठीक है। तो इसमें राजा फतेह पति शाह के बारे में यहाँ पर कोई लिखा हुआ है, राजा फतेह पति शाह के बारे में कि बद्रीनाथ जी की कृपा से महाराज फतेहपति शाह सदा राज्य करें। फतेहपति शाह श्री महाराज राजते सर्वदा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने राजराजेश्वरी के भोग में, देवी के भोग में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें जैसे ज़मीन दी गई है, जो खेती वाली भूमि होती है वो दी गई है, अनाज वगैरह दिया गया है, जो फसल होती है, बीज होता है वो दिया गया है, धन दिया गया है, और कुछ रुपये वगैरह दिए गए हैं उस वक्त, जैसे कि यहाँ पर को इतने रुपये यहाँ पर को देख रहे हैं ना आप, 605 रुपये भाका, तो इसके बारे में दिया गया। बाद में जिन जिन लोगों ने इस पर योगदान दिया है और जिन लोगों के सामने गवाही बनाकर साक्षी, जिनको साक्षी बनाकर इस पत्र को लिखा गया है, दान पत्र को लिखा गया है, तो उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना, जैसे कि ये हैं बृहस्पति जी हैं, गिरिधरलाल हैं ओझा, गिरिधरलाल ओझा हैं, लक्ष्मण भट्ट हैं, मधुकर शाह जी हैं, जय सिंह श्याम सिंह हैं, अमर सिंह नेगी जी हैं, और गरीबदास ठाकुर हैं। तो इस तरीके से ये पूरा पत्र उनके लिए लिखा गया है जिन्होंने यहाँ पे दान दिया है। तो उसमें यहाँ पर को लिखा है गढ़वाल संतान, तो गढ़वाल की जो संतान है इन लोगों ने मिलकर इस कार्य में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर को गढ़वाल शब्द दिया आया है। कब की बात है ये? 1757 की, ठीक है। तो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अजयपाल जी, राजा जो अजयपाल थे, उन्होंने जो 52 छोटे छोटे गढ़ों को एकीकृत किया है, उसका छोटे छोटे गढ़ों को एकीकृत किया है, उसकी वजह से गढ़वाल का नाम पड़ा है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर तक पढ़ा है। इसके आगे मैं आप लोगों की अगली क्लास यहाँ से लाऊंगी, उत्तराखंड के आदि निवास, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो जो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो उत्तराखंड के आदि निवासी, जिसमें किरात, कोल और खस आदि जातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पर्पज़ से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।